क्यों करा रहा है? मैंने जैसे रेक्टिफिकेशन का दिया था असाइनमेंट, मैं दूंगा ना। ये तो मैंने तुम्हें कहा था कर लेना घर पे बैठ के। एक एक आदमी अगर किताब लेके आएगा तो मैं कैसे कराऊंगा? घर पे करो, कोई चीज दिक्कत आती है मेरे को बता दो, नहीं तो मेरे वाला असाइनमेंट जब करोगे तो करा देंगे। चल रही है कोशिश सारी। ये तो बच्चे की पहली क्लास लग रही है आज। आपकी भी पहली है? ये पीछे 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 फाउंडेशन क्लियर हुआ है? अच्छा, पहले तो मुबारक हो इस बात की। मिठाई विठाई कुछ नहीं लाए? पहले बच्चे आते थे मिठाई विठाई लेके आते थे यार। आजकल नमकीन लानी चाहिए, चखना। जय श्री राम, सुन लिया। अच्छा जी, अब आप लोगों का फाउंडेशन क्लियर हुआ है, पहले तो इस बात की खुशी है हमें, मुबारक हो। अब वो पार्टी नहीं दे रहे तो मैं जबरदस्ती कैसे ले लूं? मतलब इंटर के बाद? इंटर वाला कहता है फाइनल के बाद, फाइनल वाला कहता है शादी होने के बाद, शादी वाला कहता है बच्चे होने के बाद। वो आगे बढ़ाते रहते हैं बस। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या किया है अभी तक? रेक्टिफिकेशन और बैंक रिकंसिलेशन किया है, जर्नल एंट्री की। वैसे तो जब रिजल्ट आता है ना उसके बाद से जो बच्चे आते हैं उनके लिए हम एक बार दोबारा वो चैप्टर कराते हैं जो निकल गए होते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली है, कोई बम फट गया हो अभी, कोई ऐसी बात नहीं हुई है। छोटे मोटे चैप्टर ही चल रहे हैं जो 5-7 नंबर के आने वाले हैं, लेकिन आ रहे हैं तो करने तो पड़ेंगे। आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जब कराएंगे तो उसको कर जरूर लेना आप, छोड़ना मत। दूसरा, कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा कोर्स जल्दी से टाइम से ख़त्म हो जाए, तो वो जो रिकॉर्डिंग हमारी है अगर आप उसे देखेंगे, जैसे क्लास में पढ़ा रहे हैं वही रिकॉर्ड हुआ है, तो अगर साथ साथ देखेंगे तो 80-90% समझ में आ जाता है। कोई 10% आपको कमी पेशी लगती है तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हैं। 1:30 से 2 का जो ब्रेक का टाइम होता है, थोड़ा अगर ब्रेक को आप कम कर लें, 15 मिनट मेरे साथ बैठ जाएं, तो मैं नीचे अवेलेबल होता हूँ, आप अपना पूछ सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा, बाद में करना है तो बाद में कर लेना, जैसे आपकी इच्छा हो। मेरे हिसाब से अगर साथ साथ निपट जाए तो ज़्यादा अच्छा हो, अगर टाइम हो और पढ़ने का मन हो। दो बातें हैं। तो आज हमें ट्रायल बैलेंस शुरू करना है। ट्रायल बैलेंस में क्या चीज़ करनी है? बड़ी छोटी सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, उसके हिसाब से ट्रायल बनाना। और एक कोई गलत बना के दे दे तो उसको सही करना। दो चीज़ें तो किताब में दी हुई हैं। एक क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, वो किताब में है नहीं, वो भी मैं करा दूंगा। हाँ बोलो। कौन सा क्वेश्चन दिया था? फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन। हम्म। अरे हाँ, ये चेक भी तो करना था। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था जो, कितने लोग करके आए हैं भाई इस क्वेश्चन को? एक दो, बस? इतनी ज्यादा लोग करके आए हैं? ये हाथ खड़े कर रहे हैं, बाजू सीधी कर रहे हैं? किताब उठा लाया बैंक रिकंसिलेशन की, और जो हमने होमवर्क दिया वो किया नहीं। कहाँ किया दिखा? ये तो, ये पुराना बहाना है, मेरी घर पे रह गई, घर वाली घर रह गई, ये पुराने बहाने हैं। अब घर वाली तो घर ही रहती है, और कहाँ रहती है? इसने किया नहीं वो क्वेश्चन। अब इसने क्या किया, 11th क्लास की किताब निकाली और उसे बैग में डाल दिया कि कल सर से कराएंगे। 11th वाले किए हैं? कौन से किए हैं तूने बता? क्लास में तो मैंने करा दिए, तो तूने क्या किया? अगर तू इसको दिखा देगा तूने 2 बार किए हुए हैं तो मान जाऊंगा तेरे को, ला दिखा। मतलब बहाने बहुत सारे होते हैं। हम भी दिल्ली में ही पैदा हुए थे, पुरानी दिल्ली में। हाँ, झुमरी तलैया से नहीं आए हम, हमें भी सब बहाने आते हैं।
मेरी घरवाली घर रह गई, आज मैं आ रहा था, मेरे रास्ते में किसी ने बैग छीन लिया। हम तो बड़े बड़े बहाने बनाते थे, तुम तो बहुत छोटे बनाते हो। अब तो किसी ने मुझे मार पीट के मेरी कॉपी निकाल ली सिर्फ अकाउंट्स की, वो भी कहता था सिर्फ अकाउंट्स की निकाली बेटा। चलो आओ, पहले तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। चलो इसी बहाने जो बच्चे नए आए हैं इनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। किताब तो निकाल, आज किताब भी नहीं लाया। अबे कौन सी लगा ली रात को? ये क्या हो क्या गया है इसको? ये वाकई अपना बैग इसका किसी ने खींच लिया है, मान लेते हैं। देखो जी, पहले तो मैं आपके पॉइंट बताता हूं जो आप पूछ रहे हैं, फिर मैं सबसे पूछूंगा कि क्या आंसर आया, फिर जिन्होंने नहीं किया उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि किया तो है नहीं लोगों ने। 2 जनों ने किया, मैं सोच रहा हूँ करा ही देता हूँ, छोड़ो यार, इसी बहाने इन बच्चों का भी भला हो जाएगा, नए बच्चे इनसे पूछ लेंगे क्या करना चाहिए। आती है ना बैंक रिकंसिलिएशन, की हुई है 11वीं क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक रिकंसिलिएशन? कैश बुक और पासबुक को बैलेंस करते हैं। तू स्लो क्यों हो जाता है बोलते बोलते, तू घबरा क्यों रहा है? तेज बोल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत ही तो होगा, तो हम कोई सजा थोड़ा दे रहे हैं उसकी। क्वेश्चन करके दिखा देगा? चलिए 5वां क्वेश्चन कर, आज इसको करने दो ज्यादा, देखते। तू 3 मिनट में 3 एंट्री कर दे बस, चल छोड़, बाकी बातें तो छोड़, तू पहली 3 एंट्री कर दे। 2 मिनट रुको भैया, जरा इसका टेस्ट ले ले। ये नया नया फाउंडेशन का क्लियर होके आया ना, फड़फड़ा रहा है ज्यादा। हाँ, क्या नंबर आया अकाउंट्स में? 72। सही फड़फड़ा रहा है फिर तो। पता क्वेश्चन शुरू कैसे करते हैं? सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? अबे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं सबसे पहले। अब पहली लाइन बता क्या लिखनी है? अबे दोस्तों पहले पॉइंट पे आ गया, पहले लिख तो ले। ओवरड्राफ्ट एज पर क्या है? बैंक है या कैश बुक है? ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक लिखा है कि बैंक लिखा है? अबे ध्यान से देख, ओवरड्राफ्ट ऑफ 400 ऑन इज करंट अकाउंट एट द बैंक, क्या लिखा है? ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के कैश बुक? कहाँ लिखा है कैश बुक, दिखा बता। हाँ जी बताइए, पहली लाइन क्या लिखी है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है या पासबुक का? क्योंकि उसमें लिखा है सचिन चटर्जी की कैश बुक शोज, कैश बुक दिखा रही है कि ओवरड्राफ्ट है करंट अकाउंट में, तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कितना दिया हुआ भाई? 400 रुपये। अब ध्यान से देखिए, मैं ओवरड्राफ्ट को माइनस में नहीं लिख रहा, प्लस में ही लिख रहा हूं। तो अगर मैंने प्लस में लिखा है, इसका मतलब अगर मुझे कुछ बढ़ाना होगा ओवरड्राफ्ट को तो ऐड करना पड़ेगा, घटाना होगा तो माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने इसे माइनस में लिखा होता और मुझे बढ़ाना होता तो मैं और माइनस में लिखता, क्योंकि माइनस में माइनस ऐड होता है, प्लस माइनस हो जाता है। समझ आ गई बात की? तो मैंने प्लस में लिखा हुआ है, अभी ध्यान रखना। पहला पॉइंट।
पहले हम सिंपल कर लेते हैं, बाद में इसको उसमें ले आएंगे एडजस्टेड वाली में। हाँ जी, पहला पॉइंट, 1500 के चेक इशू किए, कैश बुक में लिख दिए, मगर बैंक में सिर्फ 1000 के आए, 500 रुपए के नहीं आए। अगर 500 के चेक हमने इशू किए और नहीं आए, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज्यादा हो गया होगा कि कम? चेक इशू करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ता है कि कम होता है? अब यही बात तो पहले, जब तक यही समझ में नहीं आएगा तो आगे कैसे चलेंगे? चेक काटने से ओवरड्राफ्ट बढ़ता है, जमा कराने से कम होता है, क्योंकि ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है मैंने बैंक के पैसे देने हैं। अगर मैंने और चेक काट दिए तो और देने हैं, तो ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है। कितने से? 500 से। अब क्या करूं? कम कर दूं। तो मैं 500 रुपये कम कर रहा हूं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, इंग्लिश वही की वही जो लिखी हुई है। समझ आ गई? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आई कि आप लोग ये घर से ट्राई करके क्यों नहीं आए। एक ही तो क्वेश्चन दिया था मैंने, तो 2 दिन में अगर आपसे एक सवाल नहीं हो रहा, तो ये तो आपकी प्रगति का सूचक नहीं है। तो भैया जो होमवर्क दिया जाए उसको करके आओ, नहीं तो यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है आपका। ये तो फिर मैं ही कराया जा रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस हुए जा रही है, मैंने थोड़ा पेपर देना है, पेपर तुमने देना है। अगली बार ध्यान रखना। अगला पॉइंट, 150 रुपए का डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में जमा हो गया। बैंक में जमा होने से बैंक का ओवरड्राफ्ट कम हुआ कि ज्यादा? तो तुम भी कैश बुक का कम कर लो। ठीक है, 150 रुपए का डिविडेंड कम हो, इसको लिख दो डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड इन बैंक। ठीक है, अगला पॉइंट, बैंक ने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 170, मगर ये सेम डेबिट हो गया है कैश बुक में, मगर वो 6 अक्टूबर को हुआ है। तो अभी 30 सितंबर को तो नहीं हुआ ना? तो 30 सितंबर को तुम सिर्फ इतना सोचो कि बैंक ने क्रेडिट कर दिया 170, कैश बुक में तो अभी आया ही नहीं। तो बैंक में क्रेडिट होने से बैंक का ओवरड्राफ्ट कम होता है कि ज्यादा? तो तुम भी कम कर दो। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन बैंक। आ गई यहां तक समझ सबको? अगला पॉइंट, अब ये आपने बताना है, ध्यान से सोच के बताइएगा। बैंक चार्जेस 50 रुपए के बैंक स्टेटमेंट में लगा दिए, मगर कैश बुक में नहीं लिखे। अब आप अपने दिमाग में जो सोचना है सोचिए, मुझे तो बताइए यहाँ प्लस होगा कि माइनस, क्योंकि बैंक का ऑर्डर बढ़ चुका है। आप भी बढ़ा दीजिए 50 रुपये बैंक चार्ज। तो अगर घर पे ट्राई करते तो हो जाता मेरे ख्याल से। शर्म सी नहीं आ रही आप लोगों को, मतलब कि आप लोगों ने ट्राई नहीं, या बेशर्म लोग हैं आप? क्या कहना चाहिए? जिनका आज एडमिशन हुआ उनको कुछ नहीं कह रहा मैं, बाकी लोग जो नहीं करके आए, कुछ शर्म आ रही है? ये भी कोई नहीं कह रहा आ रही है, मतलब इतना भी नहीं कह रहा कोई। इतने बेशर्म लोग हैं।
नहीं आ रही? आ रही है? कौन आ रही है? अच्छा, शर्म आ रही है। पूरा बोला कर ना, हमें पता नहीं चलता कौन आ रही है। मैंने सोचा वो आ रही है। अच्छा, अब आ गया पांचवा पॉइंट जो इन्होंने पूछा था, प्रॉब्लम। सुनिए, एक चेक एन के चटर्जी को दिया 50 रुपए का, वॉज रिप्लेस्ड व्हेन आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट का मतलब होता है उसकी डेट निकल गई, तो हमने रिप्लेस कर दिया। इट वॉज एंटर्ड अगेन इन द कैश बुक, नो एंट्री बीइंग मेड। Now both the checks were included in the total of unpresented check shown above. क्या मतलब हुआ इसका? दोबारा से पढ़ते हैं जरा। एक चेक इशू किया था एन के चटर्जी को 50 रुपए का, जो रिप्लेस कर दिया जब उसकी डेट निकल गई। दिया चेक उसको, ठीक है ना? तो चेक देने से क्या होता है? ओवरड्राफ्ट बढ़ जाता है कैश बुक का, ठीक है। इट वॉज एंटर्ड अगेन इन द कैश बुक, फिर एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। नो एंट्री वॉज बीइंग मेड, ये क्या मतलब हुआ? नो अदर एंट्री वॉज बीइंग मेड, ठीक है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं हुई। बोथ द चेक्स वर इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ अनप्रेजेंटेड चेक्स शोन अबव। अनप्रेजेंटेड कहाँ दिखाया? अनप्रेजेंटेड कोई दिखा तो रखे नहीं मेरे को। कैंसिल्ड चेक को दोबारा इशू करने से क्या होगा? ओवरड्राफ्ट किसका बढ़ जाएगा? तो अब कम कर दो 50 से, क्योंकि पहले वाला तो भैया आएगा ही नहीं ना, वो तो आउट ऑफ डेट हो गया। एक चेक जिसकी डेट ही खत्म हो गई वो कहाँ आएगा? उसको तो भूल जाओ, फॉरगेट। अब तुमने 50 की और एंट्री कर दी, वो आएगा ना। तो उस 50 से जो ओवरड्राफ्ट बढ़ चुका है, अब घटा दो। ये मैंने घटा दिया, तो क्या लिखेंगे? कैंसिल्ड चेक रीइशूड, कुछ भी लिख दो यार, इंग्लिश लिखनी है थोड़ी सी। कैंसिल्ड चेक को रीइशू कर दिया, इससे ओवरड्राफ्ट बढ़ गया होगा, मैंने अब कम कर दिया क्योंकि बैंक में तो आया नहीं अभी। तो ये तो हो गई इनकी प्रॉब्लम भी खत्म। अब 3 पॉइंट और बचे हैं, वो तुम करो, देखते हैं क्या करते हो।
हाँ जी, 6 पॉइंट को प्लस किया कि माइनस? आवाज नहीं आ रही, अभी भी आवाज नहीं आ रही? ठीक है, अब आई है ना आवाज? रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट। अब मान लीजिए किसी के दिमाग में माइनस था, मान लीजिए, और वो इस समय हाथ खड़े करके नहीं पूछ रहा, तो वो कौन हुआ? डैश। समझ आ गई? मतलब आपको हम कुछ बता रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, आप उसे कहना अच्छा ठीक है, तो आप पागल हैं। क्योंकि आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, समझने के लिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पूछिए ना, हाथ खड़े कर दीजिए कि सर मेरे तो क्लियर हुआ नहीं, दोबारा बता दो। बता देंगे, उसमें क्या हो गया? पूछना आपने, बताना हमने। ठीक है, ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट, एक चेक 20 रुपए का एंटर हुआ एज ए रिसिप्ट इंस्टेड ऑफ पेमेंट। बताओ, पेमेंट की जगह तुमने उसको रिसिप्ट मान लिया। अब ये डबल का इफेक्ट आएगा 40 रुपए का। अब ये 40 रुपए ऐड होंगे कि माइनस? जोर से बोलो। हाँ ठीक है, अब किसी के दिमाग में माइनस तो नहीं है? रॉन्ग रिसिप्ट। ये तो आपने ठीक कर लिया यार, आखिरी पॉइंट रह गया बस। 8 रुपए का चेक काटा, वो गलती से कैश बुक में 88 का एंटर हो गया। चेक इशू किया है, अब ये 80 रुपए प्लस होगा कि माइनस? सबका ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप घर पे भी करते तो हो ही जाता ये, तब तो आप बहुत बड़े वाले वो हैं। देख लो, आपके सामने ही सारा हो गया। सपोज करो 5वां पॉइंट नहीं होता, जैसे उसने प्रॉब्लम पूछी, तुम पूछ लेते, बताए थे, बस हो जाता। सपोज करो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे कि आया हुआ है दिसंबर 2023 में ही आया है, अभी 1 साल हुआ है। तो आपको एक एंट्री नहीं आती, उसको छोड़ दो, बाकी कर दो, और लास्ट में आगे पीछे से पूछ के कर दो। ठीक हो गई तो बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो अपने को तो आती ही नहीं थी, क्या फर्क पड़ गया? एक बार कोई आदमी कहेगा प्लस कर दे माइनस कर दे, थोड़ा सा दिमाग तो लगाओगे, समझ आ जाएगी। और नहीं आएगी तो चलने दो, फिर एक गलत हो गई तो हो गई, बाकी के नंबर तो मिलेंगे, 7 में से 5 तो आएंगे, 2 ही तो काटेगा। भाई 8 एंट्रियां हैं, अगर एक एक नंबर की सब एंट्री हो तो 1 नंबर काटेगा। बहुत ज्यादा मुसीबत आ जाएगी, घर से लड़के आया होगा तो 2 काट लेगा, तो 5 तो देगा। इनकरेक्टली, आंसर देखना क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। तो ये क्या हो गया फिर है? बैलेंस कौन बोला? बैलेंस किसने बोला? और तेरे मुंह से जो गलती से निकला आंसर वही है। क्यों? सुनो, हमने ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव में लिखा हुआ था, और अब वो नेगेटिव हो गया है, उल्टा हो गया है। तो ओवरड्राफ्ट का उल्टा बैलेंस होता है, मगर ज्यादातर लोग इसको ओवरड्राफ्ट लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव आ रहा है ना, दिमाग नेगेटिव है। ये नहीं सोच रहे कि जब मैंने ओवरड्राफ्ट को पॉजिटिव लिखा है, अब साइन चेंज हो गया। साइन चेंज मतलब नाम चेंज। अगर मैं, हाँ, अगर मैंने नेगेटिव से शुरू किया होता ओवरड्राफ्ट और नीचे पॉजिटिव आता तो बैलेंस होता ना। तो अगर मैंने पॉजिटिव से ओवरड्राफ्ट शुरू किया, नीचे नेगेटिव आ गया, तो बैलेंस हो गया।
उसमें क्या हो गया? उल्टा होते ही नाम बदल जाएगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ बोलिए बेटा। मैं इसी को नेगेटिव से करके सेम आंसर निकाल के पॉजिटिव में बता दूं? काश आप परसों की क्लास में आए होते जब रिजल्ट आया था ना, यहाँ पे दुख 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 हो रही थी। तो ये बात मैंने उस दिन बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ कि हमारे पास दो अप्रोच है करने के लिए, किताबों में भी दो दी हुई हैं, एक ये वाली, एक वो नेगेटिव पॉजिटिव वाली। अब आप लोगों को कंफ्यूजन क्यों होता था पता है? क्योंकि आप वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला गेम खेलते थे ना, तो आज तक ओवरड्राफ्ट समझ में नहीं आया। आप जब भी ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन आता है ऐसे हो जाता है, क्यों? ओवरड्राफ्ट आ गया, हो जाता ना, डर है बस। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा हिम्मत से काम लें और ऐसे सोचें कि हमें बचपन में सीखा था, बढ़ा दो का मतलब क्या होता है? ऐड। घटा दो का मतलब क्या होता है? माइनस। तो अगर मुझे बढ़ाना है और मैं आपसे कहूं इसको तू माइनस कॉलम में लिख दे, तो थोड़ा सा गड़बड़ होगी ना दिमाग में। अभी तो कह रहे हैं बढ़ा दो, अभी कह रहे हैं नेगेटिव कॉलम में लिख दो, तो अजीब सा लगेगा। वो अजीब सा जो लगता था ना, थोड़ी देर तो याद रहता था, थोड़ी देर के बाद अचानक वो बचपन वाला दिमाग आ जाता था, फिर घटा दो को माइनस में चले जाते थे, फिर उल्टा हो जाता था। वो पॉइंट ये है, इसीलिए मैं उस अप्रोच को लेता ही नहीं। सिंपल अप्रोच लेता हूं तो आंसर हमेशा सही आ जाता है। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी होती है, साइन चेंज, नाम चेंज, बस इतना ध्यान रखना, और कुछ ध्यान नहीं रखना। अब मैं इसको नेगेटिव में अगर करता, आपकी बात मानता हूं, देखिए प्लस और माइनस का गेम, ओवरड्राफ्ट कैश बुक का कितना था? 400। अब मुझे जो प्लस करने हैं ना इसके अंदर, वो मैं यहां लिखूंगा, और जो माइनस करने हैं वो यहां लिखूंगा। अब देखो, माइनस वाले में प्लस कॉलम में लिख रहा हूं और प्लस वाले में माइनस कॉलम में लिख रहा हूं। तो ये थोड़ा सा एक हटके बात हो रही है ना, प्लस कर दो यानी माइनस कॉलम में लिख दो, बड़ा अजीब सा लगता है ये सिचुएशन ही अजीब लगती है। यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ये है वो पॉइंट। हमें तो समझ आ गया कि जिस कॉलम के नीचे लिखते जाओगे वो बढ़ता जाएगा, उसके उल्टी तरफ लिखोगे तो घटता जाएगा। हम ऐसे सोचते हैं, प्लस माइनस से नहीं सोचते। माइनस को बढ़ाना है और माइनस में जाना है, हम ऐसे सोचते हैं। लेकिन तुम लोग अभी बच्चे हो, थोड़ा टाइम लगेगा। हमें कितने साल हो गए करते करते, हमें तो आ गया समझ में, तुम्हें भी आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा 20 25 30 सवाल करोगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन 20 25 30 फिर करने के लिए टाइम चाहिए। वो अपना टाइम हमें व्हाट्सएप वगैरह से निकाल के देना पड़ेगा, हमारा कीमती समय है जो हमें इंस्टाग्राम पे भी लगाना है, रीलें भी देखनी है। ये चीजों में से टाइम निकालोगे? नहीं सर, ये तो मुश्किल है। तो फिर भैया, फिर तुम 5 क्वेश्चन में तो ऐसे ही सीख पाओगे, और 5 से नीचे करोगे तो सीख ही नहीं पाओगे, करने तो पड़ेंगे। हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हो माइनस के कॉलम वाली, तो फिर आप करो 10 सवाल उसके ऊपर, फिर देखो 10वां सवाल यूं निकलेगा, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। बढ़ाना है मतलब माइनस कॉलम में जाना है, घटाना है मतलब पॉजिटिव में, वो अपने आप आ जाएगा। एक बार करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे तो दिमाग को आदत पड़ जाती है, बस। और कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई एक्चुअली कोई मुश्किल नहीं है, उसमें क्या है, आदत डालने वाली बात है। जिसने आदत डाल ली हो गया, जिसने नहीं डाली छूट गया। अब कई लोग क्या करते हैं, क्लास पढ़ लेते हैं, हाँ सर ने करा दिया ये चैप्टर हो गया, पर तेरा कहां से हो गया? सर का हो गया वो तो, तू घर जाके कर, तब तेरा होगा, फिर तू कर पाएगा एग्जाम में। और लोग सोचते हैं क्लास तो करी थी, फेल कैसे हो गया? अबे तूने कहाँ करा? बीच में एक स्टेप खा गया ना तू, जो तूने करना था वो करो। इसीलिए मैं बार बार जोर देता हूं आपको, होमवर्क जरूर किया करो।
और जो क्लास में हुआ उसे देख के आया करो, तब आएगा मजा। देखो तुम एक बार करके, मेरी बात मानो, एक दो चैप्टर में मजा आ जाए तो उसको कंटिन्यू रखो। एक बार में पास हो जाता है आदमी। नंबरों की मैं गारंटी नहीं लेता किसकी कितने आएंगे, किसी के ज्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं। फेल नहीं हो सकता आदमी, ये पक्का है। अगर आपने क्लास का किया हुआ घर जाके कर लिया तो करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। तो अब मैं करके दिखाऊं या समझ आ गई बात? ठीक है, एक बार घर पे ट्राई कर लेना इसको माइनस वाले कॉलम से, ठीक है, बताना मेरे को। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, ट्रायल बैलेंस लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट है कि स्टेटमेंट है? पहली लाइन सही बोल दिया आपने। ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाया जाता है? सारे बैलेंसेस जो लेजर के होते हैं, पक्का? लेजर के बैलेंस दिखाए जाते हैं सिर्फ? बार बार पूछ रहा हूं, इसका मतलब कुछ होगा इसमें झोल। सेल बुक का बैलेंस नहीं दिखाया जाता? सेल बुक, परचेज बुक, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, इनके बैलेंस होते हैं कि नहीं होते? इसका मतलब इनके अकाउंट तो नहीं होते, इनके किताबें होती हैं। तो आपको बोलना है जनरल लेजर का बैलेंस प्लस सब्सिडरी बुक्स का बैलेंस, इसमें आ गया। कैश बुक क्या होती है? मेन बुक या सब्सिडरी बुक? दो ही आंसर है, एक तुक्का मार सकते हो आप, लेकिन जैसे ही तुक्का मारोगे मेरा अगला सवाल शुरू हो जाएगा, क्यों? फंस जाओगे। तो इसलिए तुक्का मारने से पहले सोचो, कैश बुक मेन बुक है या सब्सिडरी बुक है, या कैश का अकाउंट बनता है लेजर में? कैश का अकाउंट बनता है ना? ये तुमने बनाया आज तक, कभी बनता नहीं है, कैश बुक बनती है। अभी तो तुम्हें कैश बुक का चैप्टर कराया था मैंने, कैश बुक और बैंक, कैश और बैंक का बैलेंस कैश बुक से निकलता है। इनफैक्ट डिस्काउंट के बैलेंस भी वहीं से निकलते हैं अगर ट्रिपल कॉलम हो तो। डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट क्रेडिट, अलग अलग बैलेंस। मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था क्लास में। तो कैश बुक एक सबसे बड़ी सब्सिडरी बुक है, सबसे बड़ी सब्सिडरी बुक कैश बुक ही है। लेकिन कैश बुक सब्सिडरी के साथ मेन भी है। क्यों? क्योंकि उसमें से कैश और बैंक के बैलेंस निकाल के मैं ट्रायल में लिखता हूं। तो इट इज ए मेन बुक एंड सब्सिडरी बुक बोथ। ये लाइन आपने कहीं पढ़ी होगी 11th क्लास में, शायद कुछ दिमाग में यूं स्ट्राइक आ रही होगी। कैश बुक इज ए मेन बुक एंड ए सब्सिडरी बुक बोथ। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायल बैलेंस में सारे बैलेंस आते हैं डेबिट और क्रेडिट के। एक आखिरी सवाल, ओपनिंग बैलेंस आते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस आते हैं ट्रायल बैलेंस में? उस साल के ओपनिंग बैलेंस आते हैं या क्लोजिंग? ये ऐसा सवाल है कि इसका गलत आंसर देने वाले को पंखे से लटका के ना, चला के तेल में भीगा हुआ हैंटर मारना चाहिए कि 11वीं कर ली, 12वीं कर ली, 13वीं तुम्हारी हो गई फाउंडेशन। और उसके बाद तुम्हें ये नहीं पता कि ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस होते हैं कि क्लोजिंग। तू बोल दे, गलत बोल दे, बहुत याराना लगता है। क्लोजिंग बैलेंस आते हैं। देखिए, जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं उसका जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन होता है या टू बैलेंस कैरिड डाउन होता है वो आता है, वो अगले साल का ओपनिंग होता है
उस साल का क्लोजिंग होता है। ठीक है, तो जो लोग ओपनिंग बोल रहे थे ना, उनके दिमाग में पता क्या था कि वो जो उतार के लेके जाते हैं बैलेंस, वो वाला वो था पॉइंट आपके दिमाग में। तो बात वही थी, मगर उसको अगर लिखेंगे हम हाथ से तो लिखेंगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द ईयर। वो आते हैं ट्रायल में। क्यों आते हैं क्लोजिंग बैलेंस? क्योंकि उसमें सारी एंट्रियों का इफेक्ट आ चुका होता, तभी हम ट्रायल बैलेंस को टैली करते हैं। अच्छा, ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट दी होती हैं उनके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन एक बार ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि जो इफेक्ट ऑफ द एंट्रीज है ना, एडजस्टमेंट एंट्री, वो भी ट्रायल के अंदर ही दे दो। जैसे सब लोग समझदार है, अकाउंट साइड के, कोई नॉन कॉमर्स का तो कोई नहीं है ना यहाँ पे। आप मुझे बताइए, जब वेजेस आउटस्टैंडिंग होती हैं उसकी एडजस्टमेंट हम क्या करते हैं? नीचे लिखा हो वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो उस एडजस्टमेंट को हम कैसे करते हैं? वेजेस में ऐड कर देते हैं और वेजेस आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी में दिखा देते हैं। यही होता है ना। तो आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जो वेजेस दिया होगा उसमें जोड़ देना है और क्रेडिट साइड पे वेजेस आउटस्टैंडिंग दिखा देना है, तो वो अपने आप ट्रायल बैलेंस एडजस्ट हो गया। मैं कभी करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जैसे अब सैलरी आउटस्टैंडिंग होगा तो सैलरी में ऐड हो जाएगा और सैलरी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी आ जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट होगा, डेटर में से माइनस हो जाएगा, प्रोविजन में आ जाएगा। या डेटर में से माइनस नहीं करना अगर, तो पी एंड एल में ऐड हो जाएगा, पी एंड एल के डेबिट में। और पी एंड एल के डेबिट में बैड डेट जाता है, बैड डेट, या बैड डेट में ऐड कर दो, कुछ भी कर लो। एक डेबिट एक क्रेडिट करना है, याद रखना है एडजस्टमेंट, बस। तो ये है ट्रायल बैलेंस, जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। पहला प्रॉब्लम जो आपकी स्टडी में दिया हुआ है वो है ये। आइए देखें किताब में। किताबें सबके पास होंगी मेरे ख्याल से। अब मिल गई ना सबको किताबें? जिन बच्चों को नहीं मिली, वो जैसे ही नीचे वो 1000 रुपए वाली पर्ची कटाते हैं उनको मिल जाती है। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के बाद मिल जाती है, अगर आपने करा ली तो मिल जाएगी मेरे ख्याल से। अब तो रिजल्ट आ गया ना, अब तो कंफर्म रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ना। अब तो प्री अर्ली बर्ड वाला खत्म हो गया शायद। हाँ, पहले ले लिया। तो अब वो थोड़े दिन में फीस मांग लेंगे आपसे, घबराइए नहीं। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उसके बाद फीस मांगते हैं, उससे पहले नहीं मांगते। उससे पहले इसलिए आप लोगों को 1000 रुपए लिए जाते हैं कि किताबों की कॉस्ट ली जाती है, टीचर और इंस्टीट्यूट की कॉस्ट नहीं ली जाती। फिर जब बच्चे पास हो जाते हैं तो फिर उनसे फीस ली जाती है। अभी जैसे मेरे को 2-4 बच्चे कम लग रहे हैं यहाँ पे, तो वो मुझे लग रहा है कि उनका शायद रिजल्ट नहीं हुआ होगा। और बीकॉम के पेपर भी यहाँ वो लड़कियां बता रही थी। तो क्या करें, थोड़े दिन के लिए क्लासें बंद कर दें? वो लोग रिकॉर्डिंग देख लेंगे, उसमें क्या होगा, यही कर सकते हैं। चलिए, पहला सवाल ये रहा आपके सामने। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंस प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो आपको फटाफट से ये बनाने हैं। आपको करना क्या है, जो डेबिट है उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट में लिखना है। तो आई थिंक ये तो आता होगा आपको, तो एक बार करके देखें आता है कि नहीं। चलो करते हैं। कैसे लिखूं? जो जो लिखा हुआ है सबको एक एक करके उठाते जाते हैं, लिखते जाते हैं। कैपिटल कहाँ पे आएगा? और सेल्स 80,000 ये आ गया, और 10 लाख।
एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज 8 लाख डेबिट। क्या आपको पता है एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? एक तो परचेज होती है, एक एडजस्टेड परचेज होती है। क्या मतलब? इसके अंदर क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्ट का मतलब प्लस या माइनस है? देखा, जैसे ही मैंने बोला ना है, लोगों ने माइनस का प्लस कर दिया। ये होता है डराना और ये होता है डरना। क्योंकि इन्होंने पता क्या देखा, टीचर का मुंह बदल गया, ऐसे हो गया, ये हमने गलत बता दिया, ऐसे नहीं होता। मैं आपको झटके देता रहता हूँ। असल में आप में से किसी को नहीं पता कि प्लस होता है कि माइनस होता है। आप तुक्के मार रहे थे, आप मेरे फेस एक्सप्रेशन से चल रहे थे। उसने तुक्का मारा पहले, फिर मैंने जैसे ही चेंज किया आपने तुक्का मार दिया। अच्छा चल बता क्यों, चल। देखा, पेन रखते ही डर गया। देखो, एडजस्टेड परचेज का मतलब ये होता है कि परचेज में से कुछ एडजस्टमेंट करी है। तो एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने बोला सर परचेज रिटर्न माइनस कर दिया होगा। बट वो नेट परचेज हो जाता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक वाला इफेक्ट मैंने हटा दिया। यानी ट्रेडिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक परचेज में से माइनस होता है ना, वो मैंने कर दिया। आप सोचिए, परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में होता है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है। तो एक तरह से परचेज में से माइनस हो गया ना वो, तो एडजस्ट हो गई परचेज। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्लोजिंग स्टॉक का सिर्फ एक ही इफेक्ट होगा, और वो क्या होगा, वो एसेट साइड में आएगा। क्रेडिट इफेक्ट मैंने खत्म कर दिया। तो मैं अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक लूंगा तो डेबिट में आएगा। जब भी मुझे एडजस्टेड परचेज दिया होगा तो मुझे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल में लिखना पड़ेगा डेबिट में, क्योंकि डेबिट की चीज सिर्फ एक जगह जाएगी, ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, ट्रायल एक जगह जाता है। समझ आ गई? फिलहाल आगे बढ़ते हैं। करंट अकाउंट, ये तो क्रेडिट लिखा ही है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि आपको डेबिट क्रेडिट आता है कि नहीं, तो आगे के आप करिए और मुझे टोटल बताइए क्या आ रहा है आपका ट्रायल का।
सेल्स लेजर बैलेंस कहाँ पे लिखा है आपने? सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर, गलत जवाब, डेबिट है। सेल्स होती है क्रेडिट, सेल लेजर होता है डेटर। आपने क्या सोचा मैं ऐसे ही ग्रीन में लिख रहा हूं? मुझे पता था दिस इज ए ग्रीन एरिया। सेल्स लेजर बैलेंस 1,20,000। इस पे स्टार लगाइए कि आपसे गलती हुई थी। कैरेज इनवर्ड डेबिट होता है, कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड भी डेबिट। यस, गलत जवाब, डेबिट ही होता है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरेज आउटवर्ड P&L में आता है, आते दोनों डेबिट में हैं। एक परचेज पे होता है, एक सेल पे होता है। जिस जिस चीज में आपकी गलती होती जा रही है उस पे स्टार लगा के ठीक करते जाइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ लिखा है आपने? शुक्र है, वरना कई लोग एक्सपेंस देखते ही डेबिट। ये चेक कर लीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक आपके ठीक है, टिक कर लीजिए अगर ठीक है तो। और आगे करता हूँ। प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। किसी का टोटल आ गया हो तो बता सकता है। ये बैड डेट रिकवर्ड कहाँ पे होगा साहब? क्रेडिट, स्टार लगाइए।
बैड डेट रिकवर्ड इनकम होती है, बैड डेप्ट खर्चा होता है। तो देख लीजिए भाई साहब, अगर 11th क्लास का बेसिक क्वेश्चन भी आपको आ जाए तो आप गलती कर सकते हैं। अब ये मत बोलना मैं गलती करता नहीं, हो जाती है। गाना मत गाना। स्टॉक 36, 3, 22, 1, 20। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बेटा अभी मैंने बताया, क्योंकि एडजस्टेड परचेज है तो अब इसी में आएगा। बिकॉज एडजस्टेड परचेज है तो अब क्लोजिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट रह जाएगा। हो गया। परचेज से माइनस किया क्रेडिट, डेबिट में दिखाया डेबिट। हर चीज के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। कितना? सही जवाब। गलतियां कितनी करी इसमें? बैड डेट रिकवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक। भाई ये एक्रूड इंटरेस्ट कहां पे आएगा? यस, डेबिट। सही जवाब। उसका रीजन, उसका रीजन बताते हैं। इंटरेस्ट होती है इनकम, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। लेकिन अगर ये इंटरेस्ट रिसीव्ड वाला एक्रूड हुआ होता तो क्रेडिट ही होता। तो ये कौन से वाला इंटरेस्ट है? जो पेड वाला है। इंटरेस्ट एक्रूड एक एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट, इसके ऊपर एक्रूड इंटरेस्ट पे मैंने स्टार बना के एसेट लिख दिया ताकि आपको याद रहे, इंटरेस्ट जो मिलना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट 6000। प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट या क्रेडिट? जनरल रिजर्व। ये कह रहे हैं 12,84,000 रुपये मिल गया है, चेक कर लीजिए। सब चेक कर लेना टोटल। यही है। क्या हुआ भाई साहब? आपसे पूछ रहा हूँ।
अकाउंट 72। तबीयत ठीक है? बीच में गुम हो गया तो बिल्कुल एकदम, किसकी यादों में खो गया? वो पास नहीं हुई क्या? नहीं हुई? अच्छा, उसी की याद आ रही है? कह रहा हाँ। कैसा लग रहा है ट्रायल बैलेंस कि 11वीं क्लास में पढ़ने के बावजूद नहीं हो रहा? अच्छा लग रहा है? इसका मतलब पता है क्या है? हम लोगों ने जो पढ़ा है ना, थोड़ी बहुत उसमें कमी थी हम, तो कुछ ना कुछ वही, उसी वजह से ना 72 नंबर है। देखो मेरी एक बात सुनो, 100 भी तो आ सकते थे। तो जो थोड़ी छोटी कमियां हैं उनको अगर हम दूर करेंगे, तुम्हें पता है अब 72 से 80 का सफर बड़ा मुश्किल है, 85 तक का और मुश्किल है, 90 का तो भयंकर है, 95 का डबल भयंकर। तो मतलब 50 से 70 लेना आसान है, 70 से आगे बढ़ना थोड़ा सा कठिन है, और 80 से आगे बढ़ना और कठिन, 90 के आगे बढ़ना सुपर कठिन। तो ये मतलब धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने अंदर। हाँ, कोशिश करते हैं, उसमें क्या हो गया? अच्छे नंबर भी तो किसी के आते ही हैं, बट टॉप भी तो कोई करता है, वो भी तो माँ के पेट से ही पैदा होता है, वो कौन सा डायरेक्ट ऊपर से टपक के नीचे आता है? तो हम भी कोशिश करेंगे, उसमें क्या हो गया? क्या पता अगला नंबर हमारा हो। क्योंकि मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं 11th क्लास में ना फर्स्ट टर्म में फेल हो गया था अकाउंट्स में। 20 में से मेरे नंबर थे 3 या 4, ऐसे 6 पे पास होता था। वो इसलिए थे कि मैं ना साइंस साइड से शिफ्ट हुआ था, तो जिस दिन मैं शिफ्ट हुआ उसके 2 दिन बाद पेपर था, मुझे कुछ आता ही नहीं था, तो मैंने आगे वाले की नकल कर ली। वो सुपर अक्लमंद था, उसने पूरा का पूरा गलत किया था पेपर, तो उसके 5 आए, मेरे 3 या 4 आए, पता नहीं। और टीचर ने पकड़ लिया दोनों को भी, ये नकल किए हुए पेपर है, सेम बिल्कुल। जब कुछ आता ही नहीं तो क्या करूं? अकाउंट्स का ए नहीं पता और सीधा रेक्टिफिकेशन और बैंक रिकंसिलिएशन, आज तक तुमको नहीं आता पढ़ने के बाद, तो उस 2 दिन के अंदर क्या आता हो? तो जो तुक्के थे हमारे, खैर उससे मैंने एक बात सीखी कि अगर किसी में कम नंबर आए हैं तो उसमें ज्यादा नंबर लेने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी कि 11th क्लास की जो लास्ट टर्म थी, उस समय 4 टर्म होती थी 3-3 महीने बाद, तो लास्ट टर्म में मैं टॉप कर गया क्लास में। मगर ओवरऑल नंबर मिला के 11वीं क्लास के मैं 15वीं-16वीं पोजीशन पे था, क्योंकि पहले फेल भी तो हुआ था ना, नंबर कम भी आए थे, तो लास्ट वाली में टॉप कर गया। 90 में से कुछ 60-62 नंबर थे ऐसे थे। तो 12th में फिर मैंने और मेहनत करी, तो मेरे 100 में से 98 आए थे बोर्ड के अंदर, और मेरा फोटो अखबार में छपा था, क्योंकि मैं अपने स्कूल का अकाउंट्स का टॉपर था। और वैसे मेरे नंबर 60% हैं, 400 में से 240। सोचो, एक में 98, 3 में 142, कितनी बुरी पोजीशन थी। सिर्फ एक 98 की बदौलत मैं जीत गया। फिर मैंने अकाउंट्स में खूब मेहनत करता रहा, फर्स्ट ईयर में भी टॉप किया कॉलेज में। मेरे पीछे 12% तक कोई नहीं, मेरे 72%, फिर 58, 59%, तो बीच में इतना लंबा फासला। तो लोगों ने हीरो बना दिया वहां पे, अबे 72%, कॉलेज का टॉपर। तुम्हें पता है फिर लड़के लड़कियां कैसे मधुमक्खी की तरह मंडराते हैं? बस सेकंड ईयर में 48% हो गया, और घूम लो, जाओ। तो मैंने ये देखा, जब आप पढ़ोगे आपके नंबर अच्छे आएंगे, नहीं पढ़ोगे नहीं आएंगे। तो मेहनत करो, आ जाएंगे। तो वही हमें 78%, वही हमें 48%, वही हमें 98 अकाउंट्स वाले। पढ़ते थे तो आ गए, नहीं पढ़े तो नहीं आए। ऐसा थोड़ा कि मेरा दिमाग कम हो गया, नहीं पढ़े ना, टाइम कम दिया, रह गए। तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एमएम बेकरी।
The trial balance of Bakery January to March has been prepared by a लल्लू intern. एक इंटर्न ने बना दिया और उसने अपनी मर्जी से जो मर्जी डेबिट जो मर्जी क्रेडिट कर दिया, जैसे एक्सपेंस क्रेडिट में कर दिए, कैपिटल डेबिट में कर दिया बावले ने, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में कर दिया, कुछ ना पता इसको। तो वो कह रहे इसको ठीक करके बताओ क्या टोटल आएगा। बस तुम ठीक ठीक लिख दो, डेबिट को डेबिट में, क्रेडिट को क्रेडिट में लिख दो, देखते हैं क्या लिखते हो तुम। मुझे लग रहा है शायद मुझे ये बताना नहीं चाहिए, ये आपको खुद ही करना चाहिए, करिए। अरे बाप रे, रिकॉर्डिंग बंद हो गई। अरे ये वीडियो, हाँ ठीक है। किसी का टोटल दूसरे में लगाया। आ गया। हाँ जी, किसी का टोटल आया।
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की क्या एडजस्टमेंट होनी है? वो तो खर्चा है। हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितना? दोनों भाइयों का ठीक आ गया। ठीक है। अगर किसी का कुछ गलत आ रहा हो तो वो देख लेना। थर्ड प्रॉब्लम को खुद कर लेना होमवर्क। वो भी सेम है, ट्रायल बैलेंस को लिखना है। हाँ। अच्छा, ब्रेक नहीं मिला 3 मिनट वाला? ले लो ले लो ले लो। 3 मिनट का ब्रेक, फिर एक प्रॉब्लम हो रहा है बस। 3 मिनट को 3 ही रखें, 5 ना करें। है वो इसमें रिकॉर्डिंग है ना, वो आपको हम। अच्छा। हाँ, तो अभी तो यही हो सकता है कि या तो पीछे की रिकॉर्डिंग देखो, या फिर जब ये चैप्टर दोबारा होगा तब करो। हाँ हाँ, मिल जाएगी। तुम आए नहीं होगे ना, आना चाहिए था तुम। अरे फिर भी अगर तुम पढ़ लेते तो नुकसान थोड़ा होता तुम्हारा। जो पहले चैप्टर है वो सारे फाउंडेशन में भी हैं, तो एक तरह से रिवीजन ही होती है। इसीलिए तो हम रखते हैं ये वाला बैच, कि चलो और कुछ नहीं तो रिवीजन हो जाएगी। हर चीज़ के अंदर स्टार्टिंग में तुम्हारे 5-7 चैप्टर वही है जो पहले पढ़ेगा, तो उससे बेस स्ट्रांग हो जाता है। तो अगर बाई चांस किसी का रह भी जाता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता, वही पढ़ रहा होता जो उसे पढ़ना था। और नहीं तो 5-5 7-7 नंबर के सवाल आ जाते हैं, वो कर लेते हैं, तो देख लेना। कोई जरूरत नहीं है अभी, अब हम दे रहे हैं। हम बताएंगे ना क्या करना है, अभी पढ़ना तो शुरू करो पहले। जब किताबें पढ़ लेंगे उसके बाद जब आपको सैंपल पेपर की जरूरत जो होगी वो हम पूरी करेंगे, असाइनमेंट दे के। ठीक है।
हाँ जी, प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ये दिसंबर 23 में आया, 7 नंबर का क्वेश्चन, और किताब में दिया नहीं हुआ, मतलब इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ, और टॉपिक भी नहीं दिया हुआ। देखो फिर भी पूछ लिया उसने। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का पहले मैं मतलब बताता हूं आपको। इट इज ए ट्रायल बैलेंस which contains all the adjustments also। जैसे मैंने अभी बताया था, वेजेस में ऐड हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगा, ऐसा। तो ये कैसे बनता है देखिए जरा। अभी नोट मत करिए, 2-4 चीजें देख लीजिए, फिर आगे आपको मैं दूंगा करने। जैसे परचेज दी हुई है 65,000, ठीक है। अब हमें देखना है परचेज से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है। आइए देखें। परचेज से रिलेटेड एक तो मुझे 7th पॉइंट नजर आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। देखो परचेज 65 में से 20,000 वो माइनस हो जाएंगे, और फिर वो क्लोजिंग स्टॉक के रूप में यहां पे आ जाएंगे। देखो मान लो अगर सिर्फ यही एडजस्टमेंट होती तो मैं 45 और 20 करके लिख देता, तो फिर वहीं की वहीं बात आ जाती। परचेज में से माइनस किया, क्रेडिट इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक में दिखा दिया, डेबिट इफेक्ट। एडजस्टमेंट हो गई। अबे हाँ या ना बोलोगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूं? मेरे को पता ही नहीं चल रहा समझ आया कि नहीं। समझ आया। अब ये एडजस्टेड परचेज हो गई ना, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक फिर अलग से दिखाएंगे। समझ आ गई। और देखते हैं और कुछ है। एक मुझे ये नजर आ रहा है 5वें पॉइंट में, ये सेल्स इंक्लूड 500 रुपए वर्थ ऑफ गुड्स कॉस्ट प्राइस टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल कंजम्पशन। अच्छा, सेल में 500 रुपए प्रोप्राइटर के हैं जो उसने पर्सनली कंज्यूम किए, तो सेल में से भी माइनस हो जाएंगे और परचेज में से भी माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जो पर्सनल कंजम्पशन करते हैं हम, वो ड्राइंग्स होती है ना, तो वो परचेज में से माइनस होनी चाहिए। वो गलती से हमने सेल में लिखी हुई है, तो एक तो वो सेल में से माइनस होगी। सेल्स कितनी है? आ गई ये 95, और परचेज में से भी माइनस कर दी मैंने, ठीक है। अच्छा, और आगे लिखा है 1,000 रुपए की गुड्स और निकाली उसने, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करी। लो जी, ये भी रिकॉर्ड करो। 1,000 की गुड्स और निकाली, वो भी परचेज से माइनस होंगी। और एक ना आपका ड्राइंग्स भी बन जाएगा, मेरे को याद आ रहा है। 1,000 की ड्राइंग और 500 रुपए की ड्राइंग, 1,500 की ड्राइंग भी हो गई। अच्छा, परचेज हो गया आपका 65 में से 20 गया 45, 45 में से 1 गया 44, 44 में 500 गया 43,500।
परचेज हो गया 43,500। ठीक है, अभी ड्राइंग्स में कुछ और भी अगर होगा तो मैं देखता हूँ। परचेज का तो और कुछ नहीं बचा ना, खत्म, परचेज का हो गया सब। अब आगे बढ़ते हैं। ड्राइंग्स का और कुछ है? चौथा पॉइंट देखो, सन्ड्री एक्सपेंसेस इंक्लूड 2,000 स्पेंट फॉर पर्सनल पर्पस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस में से 2,000 माइनस हो जाएगा। कितने हैं सन्ड्री एक्सपेंस? 5,000, उसमें से 2,000 माइनस हो जाएगा तो 3,000 हो जाएंगे। ड्राइंग्स में 2,000 ऐड हो जाएगा तो ये 3,500 हो जाएंगे। सेल्स 94,500 हो जाएगा। ड्राइंग्स क्रेडिट में कैपिटल में से माइनस होता है तो डेबिट होता है ड्राइंग्स। अभी मैंने जो एडजस्टमेंट किए पहले वो समझ आई हैं? अगर आई हैं तो इतना नोट कर लो पहले। हाँ जी, कुछ पूछना है तो बताइए। इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगा क्वेश्चन को, मैं अभी आधा करा के आपसे फिर पूछूंगा कि समझ आया कि नहीं, फिर आगे दोबारा फिर बताऊंगा, घबराइए नहीं। अब जैसे अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चलें तो पहला परचेज का पॉइंट मैंने कर लिया, कैरेज इनवर्ड में कुछ नहीं है तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, कैरेज इनवर्ड को ऐसे का ऐसे लिख रहा हूँ। कितना है? 1,000। और जिसमें कोई भी चीज एडजस्टमेंट नहीं करी उस पर मैं ना टिक लगा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये मैंने सिंपल लिखा है बस। अब जैसे वेजेस है, इसके लिए मुझे पहली एडजस्टमेंट नजर आ रही है तो देखते हैं वेजेस। वेजेस मुझे दिया हुआ है 6,000। अब पहली एडजस्टमेंट पढ़ो, सैलरी और वेजेस ड्यू टू बी पेड 2,000 एंड 1,000। तो वेजेस कितनी हुई? 1,000 आउटस्टैंडिंग, तो मैंने इसमें 1,000 ऐड कर दिया और वेजेस आउटस्टैंडिंग दिखा दिया, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही सैलरी दिया हुआ है 10,000, इसमें 2,000 आउटस्टैंडिंग 12,
सैलरी आउटस्टैंडिंग 2000। लो जी, मेरा पेज ही खत्म हो गया। रेंट रेट एंड टैक्सेस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यहाँ तक लिख लो, फिर मेरे को पेज अगला लेना है। हाँ जी, हो गया नोट सबका। हटा लूँ पेज? ये हटने वाला है, ये हट गया। अब हम आ गए इंश्योरेंस पे। इंश्योरेंस के लिए मुझे सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है 3,300 रुपये एडवांस। तो इंश्योरेंस है 1500, 300 रुपये एडवांस माइनस कर दिया 1200, और 300 रुपये प्रीपेड इंश्योरेंस में दिखा दिया। ठीक है। इंटरेस्ट पेड 1000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। सेल्स मैंने कितनी दिखाई थी? 94,500 थी ना? ठीक है, वो तो हो गई। कैश 21,500, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। बिल पेबल एक साइड वाले पहले मैंने लिख लिए 5,800। क्रेडिटर में भी कोई चेंज नहीं है। प्लांट, इसमें एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन 10%, 10 माइनस 1, 9। फिर डेप्रिसिएशन में 1000, दो और हैं, बिल्डिंग और फर्नीचर। बिल्डिंग फर्नीचर, बिल्डिंग 5,000, फर्नीचर 3,000। 5,000 में 5%, 3,000 में 10%। तो 1,000 प्लस 250 प्लस 300, 4,750, 2,700। डेप्रिसिएशन 1,550।
बिल रिसीवेबल सेम, डेटर 40, डेटर में एक तो वो पॉइंट नंबर 3 है, 500 रुपये बेड डेट, ठीक है। और एक वो जो पांचवा पॉइंट था ना सेल्स वाला, देखो जरा एक मिनट ध्यान से, पांचवा पॉइंट, जो सेल्स में 500 रुपये तुमने गुड्स टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल कंजम्पशन थी, तो जब सेल में ली होगी तो डेटर में भी ली होगी। सेल किस में लेते हो, डेटर में लेते हो ना, तो वो भी माइनस हो जाएंगे सेल वाले। सेल में भी ली होगी, सेल कैसे लिखते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, तो जब सेल में से हटाओगे डेटर में से भी तो हटाओगे, तो ये हो गए 39,000 के डेटर। अच्छा, और इसके लिए ना आपको प्रोविजन भी बनाना है 5% का, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 39,000 का 5% कितना होता है, 1950, ठीक है। और 1950 का सेकंड इफेक्ट क्या लेंगे, या तो पी एंड एल के डेबिट में दिखाएंगे, अब पी एंड एल तो मैं बना नहीं रहा अभी, तो मैं बैड डेट में जोड़ देता हूं उसको, क्योंकि वो भी तो पी एंड एल में ही जाएगा, 1950 यहां जोड़ देता हूं, एक ही बात है, डेबिट में जाना है खर्चा, मैंने बैड डेट में जोड़ दिया। कैपिटल 66 सेम, सन्ड्री एक्सपेंसेस में कर चुका हूं, ओपनिंग स्टॉक 21,000, सेम, हाँ जी, बेटा लिखा हुआ है, आएगा ही। क्या मतलब, उसमें था ही नहीं बेटा, फिर मैं लिखना भूल गया हूँ या तो, कौन से क्वेश्चन में, अच्छा, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लिया हुआ है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इकट्ठा लिया हुआ है, इसलिए नहीं लिया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख ली, ड्राइंग्स कितनी लिखी है मैंने, 3500 लिखी हुई है, अरे ड्राइंग, ठीक है, बैड डेट हो गया, प्रोविजन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक लिख लिया था 20,000, टोटल करके देखना जरा, अरे वाह, ये तो टैली हो गया।
सब ठीक है? टोटल टैली हो गया सबका? टैली हो गया? अगर ये क्वेश्चन बिना करे आपको एग्जाम में आ जाता तो आप नहीं कर पाते। और कहने को ये ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है और इंस्टीट्यूट की किताब में दिया नहीं है, फिर तो बिल्कुल ही ना कर पाते। तो इसीलिए हम लोग पता क्या करते हैं, जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन आए होते हैं ना, उनको भी देखते हैं, उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि कोई नई चीज तो नहीं आ रही। जैसे हम सोचते हैं बैंक रिकंसिलेशन तो आता नहीं है, लेकिन आया हुआ है। सीए में इंटर के हिसाब से आना नहीं चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन में कवर हो चुका वैसे, मगर आया हुआ है भाई साहब। तो 20 नंबर का पेपर फाउंडेशन से उठ के आता है, 7-7 नंबर के 3 सवाल। जैसे दिसंबर 23 में रेक्टिफिकेशन भी आया, बीआरएस भी आया, ट्रायल भी आया। अब कहने को डेप्रिसिएशन भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, उसमें से भी आया। तो 20 से 25 नंबर तो पिछली क्लास के आते हैं। अगर हम 20 की भी एवरेज लेके चलें तो यार 1/5 पेपर मायने रखता है। 20 नंबर कोई छोटे मोटे तो नहीं होते। तो अभी हम अगली बार करेंगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर, क्योंकि 5 मिनट में तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन सिर्फ हम डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन लिख के जाते हैं ताकि जब हम अगली बार आए तो स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट मिल जाए। आइए लिखें। It is the decline in value of asset due to, किस वजह से डेप्रिसिएशन लगता है? एक तो होता है ऑब्सोलेसेंस, यूज, पैसेज ऑफ टाइम, और होते हैं आपके, वो तो यूज आ गया ना, यूज इज वियर एंड टीयर। और ऑब्सोलेसेंस होता है टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस। और कई बार डिक्लाइन इन द मार्केट वैल्यू की वजह से भी होता है। लिख लो। मेरे ख्याल से ऑब्सोल्यूसेंस में ओ नहीं होता, ई होता है। ऑब्सोल्यूसेंस। नो डेप्रिसिएशन ऑन लैंड।
आपको पता है लैंड पे डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता? गलत जवाब। लैंड की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है, मैं मानता हूं, लेकिन जो गाड़ी आज से 10 साल पहले 10 लाख की थी, आज भाई साहब वो 16 लाख 17 लाख रुपए की है। ऐसे तो गाड़ी की वैल्यू भी बढ़ गई, नई गाड़ी की वैल्यू तो बढ़ गई ना, तो आप ये तो नहीं कह सकते। लेकिन लैंड ना, देखो, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है चीज का खराब होना, यूज होने से। मशीन है, यूज करोगे, लाइफ कम हो जाएगी। लेकिन लैंड की वैल्यू कैसे कम होगी? लैंड मींस मिट्टी, मिट्टी का और क्या मिट्टी हो जाएगा? मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी। दूसरा, लैंड उतना ही है जितनी धरती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो लैंड की वैल्यू तो हमेशा मार्केट वैल्यू राइज करनी है, मैं मानता हूं, मगर मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। लेकिन लैंड का बिगड़ेगा क्या? लैंड एंड बिल्डिंग का बिगड़ सकता है। बिल्डिंग का, बिल्डिंग में डिक्लाइन हो जाएगा, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल के बाद खराब हो जाएगी, नई बनानी पड़ेगी। लेकिन लैंड में क्या होगा भाई? लैंड में तो मिट्टी है, मिट्टी तो मिट्टी रहेगी, इसलिए उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता। कभी भी आप देखेंगे लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं होता है, लैंड एंड बिल्डिंग पे होता है, क्योंकि उस पर जो सुपर स्ट्रक्चर खड़ा किया है बिल्डिंग, वो डेप्रिशिएट होता है। तो अगली क्लास में कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस, व्हाई वी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। चलिए।